Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA Improve Your Knowledge for Your Bright Future। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में रूफ ट्रस से रिलेटेड जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और जो भी थ्योरी के पोर्शन थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक में आज हमारा पहला वीडियो आएगा ये, और वो है प्लास्टिक एनालिसिस का, जिसका आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए, प्लास्टिक एनालिसिस में होने के लिए तो पीएचडी तक होता है, लेकिन प्लास्टिक एनालिसिस में हमारे जो काम की चीज होगी, जो हमारे इंटरेस्ट की चीज होगी, सिर्फ हम लोग उसको पढ़ेंगे ताकि उससे हमारा जो है वो फायदा हो जाए। तो बिना टाइम को गवाए हम लोग क्या करते हैं जी, आते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। देखिए क्या क्या चीजें हमको दी हुई है प्लास्टिक एनालिसिस में। पहली बात यह है कि आपको यह समझना होगा कि प्लास्टिक एनालिसिस क्यों पढ़ा जा रहा है। प्लास्टिक एनालिसिस इसीलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि स्टील हैज यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड डक्टिलिटी। ये तो आपको पता ही है कि स्टील के पास क्या है, एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये डक्टिलिटी होने से क्या फायदा होगा। डक्टिलिटी होने से मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ विच इट इज एबल टू एब्जॉर्ब लार्ज डिफॉर्मेशन बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट विदाउट फ्रैक्चर। अगर ये डक्टाइल है तो इससे फायदा ये हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये डिफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और फ्रैक्चर इसमें नहीं हो रहा। तो इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे फायदा ये होगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यील्डिंग स्ट्रक्चरल स्टील डिफॉर्म अंडर अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म स्ट्रेस नोन एज यील्ड स्ट्रेस। देखिए, जब यील्डिंग होगा, जब प्रोसेस ऑफ यील्डिंग होगा तो स्टील स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्म होगा। कैसे डिफॉर्म होगा, अंडर अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म स्ट्रेस। ठीक है, कैसा स्ट्रेस होना चाहिए, कांस्टेंट भी होगा स्ट्रेस और कैसा होगा, यूनिफॉर्म भी होगा, और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, यील्ड स्ट्रेस। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि प्लास्टिक एनालिसिस में आपको यील्ड स्ट्रेस हर जगह मिलेगा। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस है क्या, यील्ड स्ट्रेस है कि स्टील स्ट्रक्चरल स्टील डिफॉर्म अंडर अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म स्ट्रेस। एक ऐसा कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्ट्रेस जिसको हम लोग क्या दे देंगे जी, यील्ड स्ट्रेस नाम दे देंगे। तो फिर इससे क्या, इससे बात ये निकलेगी कि ये जो प्रॉपर्टी है स्टील की, इसको हम लोग कहेंगे डक्टिलिटी, और इसको यूटिलाइज करेंगे इन प्लास्टिक एनालिसिस एंड डिजाइन मेथड में। ठीक है, ये जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है इसको हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे प्लास्टिक एनालिसिस में, और क्या करेंगे, इससे डिजाइन मेथड में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बात यहां से बहुत ज्यादा नहीं समझ में आई कि प्लास्टिक एनालिसिस है क्या, क्या है आखिर, ये नई बला हमारे सामने आ क्या गई है। तो देखिए, उसके लिए हम लोग चलते हैं हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट में। प्रीवियस कॉन्सेप्ट में देखिए बहुत ज्यादा हम लोग नहीं उलझेंगे क्योंकि हम यहां पर सोम नहीं पढ़ रहे हैं। जो हमारे काम की चीज है हम लोग बस उसी पर बात करेंगे। ये कर्व देख करके आपको ध्यान में आ रहा होगा, ये कर्व क्या है जी, आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं। देखिए, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यहां पर एक पॉइंट आता है जिसको आप लोग बोलते हो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जबकि हम लोगों ने क्या किया है, टेंसाइल लोड अप्लाई किया है। ठीक है, और यहां के बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपका नेकिंग जोन बनना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली यहां पर आकर के क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो हम लोग करेंगे क्या यहां पर कि बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, हम लोग इस लिमिट का भी इस्तेमाल करेंगे अपने एनालिसिस में। इलास्टिक लिमिट तक का तो हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते ही थे, अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टील, चूंकि हम लोगों को पता है कि यहां तक यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ तक की बात हम लोग कर ले तो यहां पर जाकर के ये टूटेगा नहीं, और यहां पर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इसी कर्व में से हम लोगों ने वेरिएशंस को हटाया, वेरिएशंस को हटाने के बाद यहां तक के कर्व को एक अलग से ड्रॉ कर लिया, और इसी का तो नाम है आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो कि बाइलिनियर होगा। बाइलिनियर का मतलब क्या, दो स्ट्रेट लाइन से मिलकर के बना होगा, है ना। देखिए, ये पहला स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो किसी एंगल में यहां तक पहुंचा है, और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो गया भाई, बाइलिनियर हो गया। और यहां हम लोगों ने क्या किया, यहां जितने भी वेरिएशंस थे सबको हटा लिया, और इस डायग्राम का हम लोग फाइनली इस्तेमाल कहां पर करेंगे, प्लास्टिक एनालिसिस में करेंगे। ठीक है, आइए धीरे धीरे बात को समझेंगे ना, बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल थ्योरी का पोर्शन है। और ये ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं पढ़ चुके हो, आप मेरे लेक्चर नंबर 1 में चले जाइए। लेक्चर 1 में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये कर्व जो है वो डिस्क्राइब किया है। तो फिर जरूरत नहीं बनती है कि हम लोग यहाँ पर फालतू में टाइम को जो है गवाएं और जो है वो वीडियो को लंबा करें। जितना हो सके हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे। देखिए, एजम्पशंस क्या क्या लेना है फॉर द प्लास्टिक बेंडिंग, ये हमारे सिलेबस में भी है, और ये हम लोगों को ध्यान भी रखना चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस की क्या क्या एजम्पशंस होने चाहिए प्लास्टिक बेंडिंग के। तो चलिए बहुत आराम से और बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग क्या करें, समझने की कोशिश करें। देखिए, पहला एजम्पशन क्या होगा कि द प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ बेंडिंग एट ऑल स्टेजेस। मुझे नहीं लगता है इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। आप लोगों ने जो पहले सोम में पढ़ रखा है, ये पोर्शन क्या पढ़ रखा है कि भाई कोई भी जो आपका प्लेन है
सपोज दैट मैं एक प्रिज्मेटिक बार यहां पर बनाने की कोशिश करूं, इसमें यहां कहीं पर लोड लग रहा है जिसकी वजह से यहां पर बेंडिंग आ रहा है। तो एक कोई एक्सिस होता है ना, एक कोई प्लेन ऐसा होता है जो बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग क्या रहेगा जी, प्लेन रहेगा। और उसी को तो आप लोगों ने नाम दे दिया था, क्या नाम दे दिया था, न्यूट्रल प्लेन नाम दे दिया था। ठीक है, उसी के बारे में बात यहां पर कही जा रही है, सॉरी उसी के बारे में बात यहां पर कही जा रही है। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा यहां पर परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए फिर क्या कहा जाएगा इसके एजम्पशन में, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज बाइलिनियर। ये तो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसा होगा, ये स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कैसा होगा, बाइलिनियर होगा। ठीक है जी, अभी अभी आप लोगों ने डायग्राम में ये बात देखी। और क्या कहता है, द डिफॉर्मेशन आर एज्यूम टू बी स्मॉल। डिफॉर्मेशन को हम लोग मानेंगे कि कैसा है, ये स्मॉल है। सो द स्लोप ऑफ द बीम एट एनी पॉइंट में बी एज्यूम टू द इक्वल टू इट्स टेंजेंट। जिसके वजह से क्या होगा, इसका बीम का जो स्लोप होगा किसी भी एक पॉइंट पे, इसको हम लोग एज्यूम कर देंगे किसके बराबर होगा, ये इक्वल टू इट्स टेंजेंट के बराबर होगा। ठीक है, देखिए ये सारे एजम्पशंस है ना, ये एजम्पशंस लिए जाते हैं किसके लिए भाई, प्लास्टिक बेंडिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। देयर इज नो एक्सियल लोड ऑन द बीम। ठीक है, अच्छा ये कोई बहुत बड़ी नई पॉइंट नहीं है। ठीक है, एजम्पशन में पहले भी नॉर्मली जब हम लोगों ने बीम को सॉल्व किया है तो हम लोग ये मानते थे कि कोई एक्सियल लोड उसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी लोड आ रहा है बीम में वो कैसा लोड आता है, ट्रांसवर्स लोड आता है। ठीक है, तो बहुत सारे पुराने पॉइंट भी हैं इसमें जो कि इसमें यूज किए जाते हैं। देखिए और क्या है कि स्टील इज डक्टाइल। आप देखिए ये आपको लगेगा बहुत कोई बड़ी बात है, अरे भाई बचपन से पढ़ते आए ना, स्टील क्या है, डक्टाइल है एंड एबल टू डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चर। भाई ये भी बात तो अभी भी हम लोगों को पता चल चुकी है ना कि ये डिफॉर्म हो जाएगा प्लास्टिकली, कैसे, विदाउट फ्रैक्चर। ठीक है, देखिए कोई बहुत परेशान होने लायक बात नहीं, बिल्कुल चिल मार के पढ़ना है ये सब। द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील इन कंप्रेशन आर एज्यूम टू बी सेम इन टेंशन। ये प्रॉपर्टी आपको मानना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी ऑफ स्टील जो है वो कंप्रेशन और टेंशन में बराबर रहेगा। ये सारे एजम्पशंस हैं इसके। फिर और क्या कहा जा रहा है, देयर इज अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन अ क्रॉस सेक्शन। किसी भी क्रॉस सेक्शन में क्या होगा भाई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। तो देखिए ये सारे क्या थे हमारे पास, एजम्पशंस की बातें थी। देखिए कुछ कुछ हम लोगों को इंपॉर्टेंट रिलेशंस ध्यान में रखने पड़ते हैं। वैसे ये रिलेशंस जो है वो थोड़े हमारे लिए क्या हो जाते हैं, प्लास्टिक एनालिसिस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसका हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिक एनालिसिस में। देखिए या तो आपसे थ्योरी पूछेगा शॉर्ट नोट्स में, या फिर आपसे जो है अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो सेफ फैक्टर निकालने के लिए पूछेगा, जो कि हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए क्या होता है, रिजर्व स्ट्रेंथ की बात करता है। ये क्या होता है, अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय लोड क्रशिंग फर्स्ट यील्ड। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोड फैक्टर क्या होगा, अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड। ये तो शायद मुझे लगता है पता भी होगा आप लोगों को। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आज तक यूज करते आ रहे हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है, यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय परमिसिबल और वर्किंग स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। शेप फैक्टर क्या होता है, शेप फैक्टर अभी अभी आप लोगों ने यूज किया है, कहां पर यूज किया है, बीम के केस में यूज किया है। बीम के केस में आप लोगों ने निकाला था प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाय इलास्टिक मोमेंट, शेप फैक्टर। ठीक है, अच्छा लोड फैक्टर क्या होगा, लोड फैक्टर और देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी और फैक्टर शेप फैक्टर के बीच में एक रिलेशन होता है कि लोड फैक्टर इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू शेप फैक्टर। ये छोटे छोटे हमारे लिए क्या है, रिलेशंस हैं जो हम लोगों को क्या है बहुत ज्यादा काम में आते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक हिंज में। प्लास्टिक हिंज होता क्या है, कोई भी एक बीम लाइक मेंबर है रिमेन्स इलास्टिक अंटिल द मोमेंट रीच अ वैल्यू प्लास्टिक मोमेंट। ठीक है, वो कब तक रहेगा भाई इलास्टिक, कोई भी बीम कब तक इलास्टिक रहेगा, सिंपल सी अगर बात करें तो कोई भी बीम कब तक इलास्टिक रहेगा, जब तक कि कोई मोमेंट जो है उसके वैल्यू प्लास्टिक मोमेंट तक जो है वो रीच ना कर जाए। ठीक है, जो मोमेंट है वो प्लास्टिक मोमेंट तक रीच ना कर जाए। एनी एडिशनल मोमेंट विल कॉजेज द बीम टू रोटेट। कोई भी एडिशनल मोमेंट किसी बीम में रोटेशन ला सकता है। कैसे ला सकता है मोमेंट, विथ लिटिल इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, कोई भी मोमेंट इंक्रीज इन स्ट्रेस होने की वजह से किसी भी बीम में रोटेशन ला सकता है। तो इससे क्या होगा, और ये रोटेशन अकर्स एट अ कांस्टेंट मोमेंट, जिसको हम लोग एमपी कहेंगे, और एमपी क्या है, प्लास्टिक मोमेंट है। और इस तरह के मोमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट मोमेंट यानी प्लास्टिक मोमेंट कहेंगे। और दिस जोन इज एक्ट एज अ हिंज, और उस जोन को हम लोग क्या कहेंगे, हिंज कहेंगे। देखिए कि पॉसिबल प्लेसेस ऑफ प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर। क्या क्या पॉसिबल प्लेसेस है जहां पर कि प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड, जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्चुअली में एक्ट कर रहा है वहां पर क्या होगा, पॉसिबिलिटी होगी कि प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, एट द एंड ऑफ मेंबर, किसी भी मेंबर के एंड में क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी कि प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हो जाए। पॉइंट ऑफ जीरो शियर इन स्ट्रक्चर, जहां भी स्ट्रक्चर में जो पॉइंट जहां पर क्या है, जीरो शियर है, लेकिन कब होगा, जबकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपने अप्लाई किया है।
एट द लोकेशन ऑफ फिक्स एंड, जहां पर फिक्स एंड होगा वहां पर पॉसिबिलिटीज है कि प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी ऐसी घबराने लायक बात नहीं है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है बहुत ही आसान आते हैं। देखिए, एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक डिजाइन ओवर इलास्टिक डिजाइन। आज तक जो हम लोगों ने जिंदगी में पढ़ा है वो सारा का सारा क्या है, इलास्टिक डिजाइन है। क्योंकि प्लास्टिक डिजाइन अभी अभी इंप्लीमेंट हुआ है, तो प्लास्टिक डिजाइन के एडवांटेजेस क्या कहता है। एडवांटेजेस में जो पहला एडवांटेजेस इसका आता है कि ये कुछ ज्यादा ही इकोनॉमिकल होता है। क्यों इकोनॉमिकल होता है भाई, कि आप इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड भी चले जाते हैं। जैसे ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, यहां से आपका कुछ अपर यील्ड लोअर यील्ड इस टाइप से था। तो देखिए, हम लोग पहले क्या करते थे कि सिर्फ इलास्टिक जोन तक ही हम लोग डिजाइन करते थे, लेकिन प्लास्टिक डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं कि इलास्टिक जोन के बियॉन्ड भी हम लोग क्या करते हैं, बाइलिनियर कर्व बनाते हैं और बोलते हैं कि मटेरियल की स्ट्रेंथ यहां तक भी हमारे कंसीडर की जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, डिजाइन प्रोसेस इसका बहुत ज्यादा सिंपल होगा। प्लास्टिक डिजाइन का जो प्रोसेस है, यकीन मानिए वो इलास्टिक डिजाइन से बहुत ज्यादा क्या है, सिंपल होगा। ठीक है, लेकिन इतनी बात से हमारी काम नहीं बनती। हमारा काम तब बनता है जब हम लोग डिस्कस कर ले कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स क्या हो सकता है। देखिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स पहला हमारे सामने क्या आ रहा है कि द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन प्लास्टिक डिजाइन इज दैट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है प्लास्टिक डिजाइन में, इट गिव्स सम आइडिया ऑफ द कोलैप्स लोड। ये क्या आइडिया दे रहा है आपको, कोलैप्स लोड का, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर और कोलैप्स लोड का आइडिया आपको कहां पर मिलता है, आपको मिलता है प्लास्टिक डिजाइन में। स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन, वन लाइन के क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली ये बात पूछी जा सकती है। ठीक है, देखिए उसके बाद हमारे पास क्या चीजें हो जाएंगी, उसके बाद चीजें हो जाएंगी कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कि फैब्रिकेशन इज टू बी डन विथ अ डक्टाइल स्टील। भाई अगर आपको प्लास्टिक एनालिसिस करना है तो जो मटेरियल आपने यूज करना है या जिस मटेरियल पर आपको बात करना है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल डक्टाइल स्टील होना चाहिए, वरना बात नहीं की जा सकेगी। ये एक इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है। ठीक है, स्ट्रेंथ इज एज्यूम टू बी द मेन क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ को हम लोग मानते हैं हमेशा 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 क्या, मेन क्राइटेरिया मानते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन फॉर द फटीग। फटीग के लिए आप डिजाइन नहीं कर सकते हो। लेकिन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स आपके लिए क्या लेकर के आता है, ये कहता है कि द स्ट्रक्चर डिजाइन बाय द प्लास्टिक मेथड इज इकोनॉमिकल, जो कि हम लोगों ने पहले भी कह दिया था। लेकिन वहां पर यह बात नहीं की थी कि द सेविंग इन स्टील मे बी अबाउट 10 to 15%। इलास्टिक मेथड और प्लास्टिक मेथड को अगर आप जरा सा कंपेयर करके देखिएगा तो प्लास्टिक मेथड में आप 10 से 15% तक स्टील बचा सकते हो। देखिए, जब स्टील बचाएंगे तो ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर द प्लास्टिक मेथड इज मोर एप्लीकेबल। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए कौन सा डिजाइनिंग का मेथड आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या आंसर दे सकते हैं उसका, आपकी प्लास्टिक मेथड। देखिए ये कुछ हमारे पास में बातें थी जो हम लोगों ने की किससे, प्लास्टिक एनालिसिस से रिलेटेड। जो नेक्स्ट क्लास हमारा आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो कि सेफ फैक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए आप इसकी थ्योरी को 1 से 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और बेसिक इसका जो थ्योरी है वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थ्योरी है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ जो है वो समझने योग्य बात बहुत ज्यादा नहीं नजर आती है। जो सीधी सीधी बातें रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका काम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। देखिए अब सिलेबस हमारा बिल्कुल कंप्लीट होने पर है, और मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूं कि देखिए एक मैंने बेसिक सिलेबस लिया था जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरा मैंने पढ़ाया। अगर इस सिलेबस के बियॉन्ड भी आपके सिलेबस में कोई ऐसी बातें हैं, आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो और आप पढ़ रहे हो, आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो और कुछ और ऐसे टॉपिक्स है जो मैंने कवर नहीं किया है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में उन टॉपिक्स को डाल सकते हो। मैं उससे भी रिलेटेड आप लोगों के लिए क्या करूंगा, वीडियो लेकर के आऊंगा, ताकि डीएसएस का जो है फुल पैकेज हम लोग डिस्कस कर लें। अब देखिए यहां पर आकर के हमारा थ्योरी पोर्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपको क्या करना है, 1 से 2 बार इसको देखिए, कोई तरह का प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगा। और आपको क्या करना है भाई, नोट बनाइए, अपने बिल्कुल नोट्स बनाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। रिवीजन के साथ साथ पढ़िए, नया जो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ 1 घंटे का टाइम निकालिए और रिवीजन भी करते जाइए। और इसके साथ क्या करिए, आप इस पेंडेमिक में फुल एनर्जी के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर